ये कफन, ये कब्र, ये जनाजे रस्म शरीयत है। इकबाल, मर तो इंसान तब जाता है जब कोई याद करने वाला ना हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान ज़फ़र खान, आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में। वादे के मुताबिक आज फिर हम डॉक्टर सोबिया मुनीर को लेके आए हैं अपने प्रोग्राम में, और आज हम उनसे जान पाएंगे थोड़ा सा हट के, बिकॉज आवर फर्स्ट एपिसोड वाज ऑन दैट कि उनकी जर्नी, उनका किस तरह से उन्हें स्टडी अपनी कंप्लीट करी एक रोल मॉडल के लिहाज से, बट और जिस तरह से हमारी आने वाली जनरेशन जो है उनके लिए एक आइडियल। तो अब हम उनसे जान पाएंगे कि उनकी फील्ड से रिलेटेड किस तरह से मेडिकल के अंदर क्या केयर्स हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। जिस तरह से हमारे पास कोरोना आ गया था, इस तरह से फिर चिकनगुनिया आ गया, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खुद ब खुद आ जाती हैं, हम लाते नहीं फिर भी आ जाती हैं, तो उनसे बच्चा कैसे जाए। ठीक है, आइए चलते हैं डॉक्टर सोबिया के पास। अस्सलाम वालेकुम सोबिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में दोबारा तशरीफ़ आवरी के लिए, और वंस अगेन वी आर थैंकफुल टू यू, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मवाद है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हमारे व्यूअर्स के होते हैं रिगार्डिंग द, अगर कोई डॉक्टर आ जाए तो डेफिनेटली वो बेचारा फंस जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो ये होता है कि मेरे एक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर साबिर हुसैन, सेक्रेटरिस्ट हैं, तो उनका कहना ये होता है कि ज़फ़र किसी को ये नहीं बताया करो मैं डॉक्टर हूँ। मैं कहता क्यों? कह रहे हर बंदा जो है ना प्रिस्क्रिप्शंस के लिए तैयार होता है कि मुझे लिख के दे दो, मुझे ये कह रहे हर दूसरा बंदा तो डेफिनेटली है जो इस चीज़ का होता है। और वो डॉक्टर मिल जाए तो वो, मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर अली हैं, और बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। तो मेरी तो जितनी मेडिकेशन चलती है हमारी व्हाट्सएप पे चलती है। मुझे कुछ भी है, अली भाई ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, यूट्यूबर जो है? नहीं, डॉक्टर अली दोस्त हैं वो, एक्चुअली वहाँ पर उनका क्लिनिक है नेवल कॉलोनी में। अच्छा। और बहुत पुराने, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत काइंड हैं। तो डॉक्टर अली बिरोही, तो कुछ भी होता है, अली भाई ये खांसी हो रही है, अच्छा ज़रा टाइप्स बता दो, ये हाँ ठीक है, ओके, ज़रा ऑडियो पे सुना दो किस तरह की खांसी हो रही है। ऑडियो पे सुना दो, That's interesting, ऑडियो पे सुना दो खांसी कैसी हो रही है, खांसी कैसी हो रही है। तो उसमें जो थोड़ी सी डिटेल बता देते तो उसमें हमारे पे परसेप्शन आ जाती है, उसमें फिर वो ये चीज़, और अल्हम्दुलिल्लाह आराम भी आ जाता है। असल में ये चीज़ होती क्या है डॉक्टर साहब, क्या ये सिर्फ बिलीव के ऊपर होता है? अक्सर डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टरों का कहना ये होता है कि ये बिलीव है इंसान का, कि आराम तो इंसान को हकीम से भी आ जाता है, होम्योपैथिक्स भी आ जाता है, एलोपैथिक से भी आ जाता है, ठीक है, और इंसान तो वो जड़ी बूटी से भी उसको आराम आ जाता है। और वो लोग भी तो जो जंगलों के अंदर या रहते हैं, जिनको मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं होती, आराम तो उनको भी आ जाता है। ये क्या है, ये कैसा एक अल्लाह ताला का निज़ाम है? क्योंकि अल्लाह ताला ने तो हमें इजाज़त दी है ना कि एज ए ह्यूमन बीइंग के तुम जाओ रिसर्च करो ज़मीन से आसमान तक। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाहूँगी कि मेडिकल साइंस इज नॉट एन एब्सोल्यूट साइंस, ठीक है। इसमें हमें एक्सपैंड, इस एवर एक्सपैंडिंग, इस एवर एलैबोरेटिंग, हमेशा ये एक्सपैंड होती रहती है, हमेशा नई रिसर्च सामने आती रहती है, और पुरानी डिस्कार्ड भी हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम एब्सोल्युटली जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज की मेडिसिन पे ही, हाँ देयर आर रेमेडीज, कुछ डॉक्टर्स अप्रूव करते हैं और कुछ पे अभी तक रिसर्च बाकी है, ठीक है। अक्सर ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर के पास जाने से मरीज आधा सेहतयाब हो जाता है। एग्जैक्टली, उसके खुलूस से, उसकी ट्रीटमेंट से, पूछने से, चेक करने से। ये तो मैंने भी नोट किया कि अगर मिसाल के तौर पर डॉक्टर के पास जाता हूँ, उसने स्टेथोस्कोप से चेक किया, थर्मामीटर लगाया, ब्लड प्रेशर की मशीन लगाई, मुझे लिखता है हाँ अब तो आराम आ गया, दवाई लेने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन फर्स्ट, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। हाँ, हमारी जो, अगर किसी के पास एक हमदर्द दिल नहीं है तो उसको इस शोबे में आना भी नहीं चाहिए। इट्स अ सोशल जॉब, ये सोशल जॉब है, ठीक है। ये सेक्रीफाइस मांगती है, डेडिकेशन मांगती है ये फील्ड, ये बात सच है। और ह्यूमैनिटी भी मांगती है कि आपके अंदर इंसानियत हो, हमदर्द दिल हो, तब आप इस फील्ड में आते हो, फिर आप अच्छा कर सकते हैं। अदरवाइज तो फिर आप एक कमर्शियल डॉक्टर बन के रह जाएंगे, ठीक है। और मैं ब्लेम नहीं कर सकते हम हेल्थ केयर को, क्योंकि आजकल हर फील्ड ही कमर्शलाइज हो चुकी है तकरीबन, ठीक है। आप तालीम को देख लें, आप हेल्थ केयर में फार्मास्यूटिकल कंपनीज को देखें, जिस तरह से लाइफ सेविंग जो मेडिसिन हैं उन पर मार्कअप जो है वो इतना ज्यादा है, तो ब्लैक हो जाती है, ब्लैक में चली जाती है, ब्लैक मार्केटिंग में चली जाती है। देखें बहुत कुछ है पाकिस्तान में ऐसा जो डिबेटेबल है। अच्छा, दूसरी चीज मुझे कंट्रोवर्शियल भी है, अगर हम यहाँ बात करें। बहुत सारे सवाल जवाब आपसे करने हैं, बहुत सारी चीजें मेरे पास जमा हैं, लेकिन ये है कि इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर कैसे पढ़ पाऊंगा मुझे नहीं समझ में आ रहा। लाइक एज अगर थोड़ा सा आप देखें, अक्सर क्या होता है कि डॉक्टर ऐसी मेडिसिन लिख के दे रहा होता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे डॉक्टर ने एक चीज़ लिख के दी कि ये वाली मेडिसिन सिर्फ इसी मेडिकल स्टोर से मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, तुमने इसी से लेनी है। ऐसा कुछ नहीं होता, मैं अपना एक्सपीरियंस है। अच्छा, हुआ ऐसा हुआ, क्योंकि देखिए मैंने जब जाके उसको
पूरे कराची के डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर, बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर जाके देखा, उन्होंने कहा सॉरी हमारे पास अवेलेबल। जब उसके पास गया उसने कहा हाँ है अवेलेबल, मैं दिखाओ, जब दिखाई तो उस पर पता चला एक्सपायरी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, 1 मंथ बाद एक्सपायरी थी। मैंने कहा 1 मंथ बाद एक्सपायरी है, 6 मंथ मैंने यूज़ करनी है, तो बाकी का क्या होगा। मैं डॉक्टर के पास गया वापस, सिर्फ अपने नॉलेज के लिए। डॉक्टर साहब ये जो एक्सपायरी इस पर लिखी हुई है, ये आपको डॉक्टर की रियलिटी बात बता रहा हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, इस पे 1 मंथ के बाद तो एक्सपायरी है और 6 मंथ मैंने यूज़ करनी है, तो बाकी तो मेरी वेस्टेज में जाएगी सारी मेडिसिन, वो तो पैक मुझे दे रहा है। उनकी वर्डिंग क्या थी, आप सोच के परेशान हो जाएंगी, आप बोलेंगे डॉक्टर्स की लेग पुलिंग कर रहा है, बट दिस इज़ द रियलिटी। उनका कहना ये था कि ये जो बाहर की एक्सपायरी लिखी होती है ना, उससे थोड़ी एक्सपायर होती है, उसके बाद भी आप 6 महीने 7 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलीव भी मुझे एक झटका लगा, मैं बिल्कुल ही एक अजीब सी फीलिंग आई, क्योंकि उसका जवाब सुनकर मुझे समझ, यानी कि इसका मतलब है मेडिसिन बेचने में, उसकी मार्केटिंग करने में डॉक्टर का हाथ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई एग्री, not all of them are like that, there are flagships in our community, लेकिन ये है कि अगर वो मेडिसिन पूरे कराची में नहीं मिल रही और एक ही स्टोर पे मिल रही है, वो भी एक्सपायर्ड है। इसीलिए जो हमें बाउंड करते हैं जो हमारे इदारे हैं कि हम जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक नेम लिखा करें, जो फार्मूला होता है, फिर चाहे वो किसी भी कमर्शियल नेम से आ रही हो, ठीक है। हम हमारी प्रैक्टिस चूँकि क्यूबा की है ना, तो वो एक सोशलिस्ट कंट्री है, तो वहाँ हमारे पास जो हेल्थ केयर है वो गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है, तो वो एक ही हेल्थ केयर सबको, अमीर गरीब सबको प्रोवाइड होता है, ठीक है, और वो सेंट्रली गवर्नड है। जैसे हमारे पास पाकिस्तान में 3 पैरेलल सिस्टम्स चल रहे हैं ना, द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, there are hospitals which are run by non-governmental organizations like NGOs, and then there are government hospitals. 3 पैरेलल सिस्टम चल रहे हैं, ऐसा कोई सिस्टम वहाँ नहीं है, ठीक है। वहाँ उनका जो है सिस्टम इस तरह से, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शरी हेल्थ केयर, ऑल ऑफ देम आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, और मेडिसिन के कोई डिफरेंट ब्रांड्स नहीं होते हैं वहाँ। जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक नेम से मेडिसिन लिखी जाती हैं, डॉक्टर्स पाबंद होते हैं फार्मूला लिखने पे, ठीक है ना। अब जैसे आपके पास ऑगमेंटिन की बात करेंगे, अमॉक्सिसिलिन और क्लैविलोनिक एसिड होता है इसमें, तो मैं सिर्फ ऑगमेंटिन अगर लिख रही हूँ तो एमॉक्सिक्लाव के नाम से भी आ रही है, कैलामॉक्स के नाम से भी आ रही है, डिफरेंट ब्रांड्स के नाम से आ रही है, तो मुझे फार्मूला लिखना है। तो वो पेशेंट की अपनी चॉइस है, उसकी कुव्वत खरीद क्या है, वो फिर वो मेडिसिन जाके वो ले ले अपनी मर्जी से, ठीक है, कोई भी ब्रांड की ले ले। मेडिसिन का नाम लिखा रहता है, फार्मूला कोई नहीं लिखता। एग्जैक्टली, फार्मूला लिखना चाहिए। हमें पाबंद यही किया जाता है कि हम जेनरिक नेम से मेडिसिन लिखें। क्या ये रूल वहाँ के लिए या पाकिस्तान के लिए भी है? पाकिस्तान में तो कोई रूल्स ही नहीं है। नहीं, अगर गवर्नमेंट के लिहाज से बात की जाए, लॉ के लिहाज से बात की जाए, लॉ हमें पाबंद करता है, लेकिन वो उसूली क्या जो फॉलो हो जाए पाकिस्तान में। मैनर्स के लिहाज से क्या आता है? एथिक्स हमें यही कहते हैं कि हमें जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक नेम्स लिखने चाहिए। तो उसमें लिखा नहीं जाता, मैंने नहीं देखा किसी डॉक्टर ने। मेडिकल स्टोर वाले पढ़ भी नहीं पाते जेनरिक नेम्स को, उनको ब्रांड्स ही पता होते हैं, उनको ब्रांड्स ही पता होते हैं उनको। ऑगमेंटन देनी है, पैनाडोल देनी है, पैरास्टामोल देनी है, वो वही उठा के देंगे, उसके फार्मूले के ऊपर कोई नहीं जाता। तो जिस तरह से ये मैंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया, तो क्या ऐसा होता है कि बाहर की स्टैंप में जो है वो लगा हो कि 1 महीने बाद एक्सपायर है और पाकिस्तान वाले उसको 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं? नहीं, हम तो नियर एक्सपायर प्रोडक्ट्स भी मना कर देते हैं। आप यकीन माने, अगर 1 मंथ की एक्सपायरी रह गई है तो हम ऐसी मेडिसिन लिखते ही नहीं हैं। जो अगर आपको कोई जेन्युइन डॉक्टर होगा ना, तो वो, और ना ही अपने जो है हॉस्पिटल की फार्मेसी में हम ऐसी मेडिसिन इनवाइट करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी से। हम एटलीस्ट 6 मंथ्स की एक्सपायरी वाले, जिसके 6 मंथ्स रहते हैं एक्सपायरी में, वो मेडिसिन हम इन करते हैं। इनको तो हम इन भी नहीं करते। फॉरेनर एजुकेटेड और मल्टीपल डिग्रीज और एक बहुत बड़ा डॉक्टर जिसकी क्लिनिक जो है और हॉस्पिटल के अंदर सर्विसेज अलग हैं 2 हॉस्पिटल्स में, और क्लिनिक्स उसके 3 जगह अलग चलते हैं। मैंने उनकी बात की है, किसी आम डॉक्टर की बात नहीं किया। उसका ये एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया है। तो फिर बंदा क्या करे, आखिर में फिर तंग आके, मैंने शायद पिछले दिनों आपसे डिस्कस किया था कि उसके जितने फार्मूले थे सारी मैंने उसकी प्रिस्क्रिप्शंस निकाली, उसमें देखा कौन सी मेडिसिन है जो हर दफ़ा लिखता है, मैंने उसको सिलेक्ट किया। मैं वही खुद सेल्फ मेडिकेशन पे चला गया। अब उस सूरत में तो यही होगा कि एक्सपायर चीज़ें खाने से बेहतर है बंदा वही खुद ही चूज़ कर ले और वही वाली ले ले देख के, यही हो सकता है। तो ये हमारे यहाँ है थोड़ा सा कि जस्ट अपनी मार्केटिंग के लिए या जस्ट अपनी अर्निंग के लिए या जस्ट अपने, मैं उसको टूर कह सकता हूँ, टूर भी मिलते हैं डॉक्टर्स को, टूर्स एंड पिज़्ज़ास के लिए, टूर्स एंड पिज़्ज़ास के लिए तो वो पेशेंट के साथ खेल जाते हैं। सब ऐसा है। असल से हम सिर्फ चूँकि इंडिविजुअल, तो देखें जब सिस्टम ही ख़राब हो तो आप इंडिविजुअल्स को टारगेट भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप डॉक्टर्स अगर कुछ हैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऐसे काम कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कंपनीज
सिस्टम्स, हेल्थ केयर जो गवर्नमेंट ओन्ड है उनको आप कैसे ठीक करेंगे? आप उनको नहीं ठीक कर सकते हैं ना। तो यही बात है ना कि इंडिविजुअल लोग कुछ नहीं है। जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज लाखों रुपए टूरिंग के ऊपर, करोड़ों रुपए अपनी इन चीज़ों के ऊपर दे रहे हैं, डॉक्टर्स को बेनिफिट्स दे रहे हैं, अगर वही चीज़ वो अपनी मेडिसिन के रेट्स के ऊपर रिड्यूस कर दे और पेशेंट के बेनिफिट में भी नहीं जा रहा, वही जो एक्सपेंस वहाँ डॉक्टर्स को बेनिफिट और कमीशनिंग जा रही है, इंसेंटिव जा रहे हैं, वो सिर्फ अपनी मेडिसिन के प्राइस को लोएस्ट कर रहे हैं, वही वहाँ पर ले आए और अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से तो हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी में आ जाएगा, पेशेंट का फ़ायदा होगा, पेशेंट का फ़ायदा होगा। तो इस लिहाज से तो इस तरह की सोच नहीं आ पा रही ना फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर, और फार्मासिस्ट तो वो अपनी जॉब ही कर रहे हैं। बेसिकली यू कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम पीपल्स सफरिंग। ठीक है, हमारा जो एक कैपिटलिज्म का एक नुकसान ये है ना कि जहाँ उन्होंने हर चीज़ को मार्केट वैल्यू पे लाके खड़ा कर दिया है, लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़, फूड, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन पे आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। बेसिकली हमारी जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, अब जो उनके ह्यूमन एस्पेक्ट है ना, उनको आप कमर्शलाइज नहीं कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच शुड बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब जब हम क्यूबा में थे ना, ऑलमोस्ट सोशलिस्ट कंट्रीज़ की तो सब बुराई करते हैं ना, क्योंकि वहाँ मीडिया आज़ाद नहीं है, वहाँ आपके पास जो है पर्सनल फ्रीडम इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि वहाँ जो है बेसिक एजुकेशन 12th स्टैंडर्ड तक फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक ही लेवल, ये नहीं कि आपके पास कैम्ब्रिज सिस्टम, हाँ कैम्ब्रिज सिस्टम अलग चल रहा है तो आगा खान बोर्ड है तो मैट्रिक बोर्ड है, नो, एक ही स्टैंडर्ड एजुकेशन 12th स्टैंडर्ड तक फ्री थे सारे बच्चों के लिए, सेम स्टैंडर्ड, हाँ, और लिटरेसी रेट वाज अबव 95% देयर। ठीक है, और क्योंकि वो गवर्नमेंट का की जिम्मेदारी थी, उसने सबको एजुकेट करना था और सबने सबको एक जैसा एजुकेट करना था। बिल्कुल सही, ठीक है, एंड दे प्रेफर देयर ओन नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास हेल्थ केयर था फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक ही सेंट्रली गवर्नड हेल्थ केयर सिस्टम फॉर एवरीवन। ठीक है, वो आपके पास पेशेंट की नीड्स के हिसाब से प्रायोरिटाइज किया जाता है, उनकी जेब के हिसाब से उनको प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता था, प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता था जेब के हिसाब से, क्योंकि वो गवर्नमेंट बेयर कर रही है ना एक्सपेंसेस। ठीक है, तो जिसको जिस चीज़ की नीड है और जो ज़्यादा सफ़र कर रहा है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, और वो जाके अगर उसकी सर्जरी होनी है, कोई प्रोसीजर होना है तो पहले उसको। ठीक है, तो वो सबके लिए एक जैसा था, हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन एंड फूड, दे वर अवेलेबल राशन कार्ड्स, सिंगल स्टैंडर्ड, और जो बेसिक फूड आइटम्स थे वो फ्री थे। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ कार्ड्स उनको देते थे, राशन कार्ड वगैरह, और वो सबको मिलता था जो बेसिक राशन है, बेसिक फूड है। हाँ, लग्जरीज महंगी थी, जैसे लग्जरी आइटम्स हैं तो वो महंगे थे, वो तो चॉइस के ऊपर, लग्जरी आपके पास चॉइस है, अगर आप जो है प्राडा या लुई विटॉन वगैरह यूज करें तो फिर आपको उसके लिए अर्न करना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का वो जिम्मेदारी नहीं कि आपको लग्जरी प्रोवाइड करे, लग्जरी आइटम्स वहाँ महंगे थे। ठीक है, अब पाकिस्तान में क्या है कि लग्जरी आइटम्स तो आप आराम से सब्सिडाइज करके इंपोर्ट कर लेते हैं, टैक्सों में छूट ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो बेसिक फूड आइटम्स हैं, बेसिक हेल्थ केयर है, बेसिक एजुकेशन है, ये सब चीज़ें महंगी है, बेसिक नेसेसिटीज़ महंगी हैं, एंड लग्जरीज, डॉग फूड क्यों इंपोर्ट कर रहे हो भाई? हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा हो रहा है। आप अगर अमीरों के कुत्ते बिस्किट नहीं खाएंगे, ह्यूमन फूड नहीं आ रहा, डॉग फूड आ रहा है। अब अगर अमीरों के कुत्ते बाहर के बिस्किट ना खा लें, घर के बिस्किट खा लें पाकिस्तान के, तो क्या हो जाएगा ना। सही बात है। तो इन चीज़ों पे आप पैसा इतना लगा रहे हैं, आप देखें, आप लग्जरीज पे इतना पैसा मत लगाएं, आप बेसिक नेसेसिटीज़ पे जब पैसा लगाएंगे, आप हर इंसान को कंसिडरेशन में लेंगे। आपके लोग होमलेस हैं, सड़कों पर सो रहे हैं, लोगों को जो है वो चैरिटेबल जो है इदारे हैं उनसे खाना लेके खा रहे हैं, ये चीज़ें, तो ये चीज़ें तो गवर्नमेंट की देखने की है ना। डेफिनेटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को जो है कैटर करना चाहिए, ना जाके एनजीओज को कैटर करना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को जो है अपने जो सिटीजन्स हैं उनकी जो नीड्स को कैटर करना चाहिए ना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को। लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा खुद भी देखें, और मैंने भी जो नोटिस किया, आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं और एक चैरिटी हॉस्पिटल के अंदर जाएं, मैं अगर किसी और की भी मिसाल ना दूं, मैं आपके ही हॉस्पिटल की मिसाल दूं, ईदी सेंटर के हॉस्पिटल की, ईदी हॉस्पिटल की, तो आप थोड़े से कंपेयर करें कि अगर आप सिविल में, जिना में, किसी भी हॉस्पिटल में खड़े और आपके हॉस्पिटल में खड़े, तो एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि उसके अंदर जिस तरह से बात की जाती है, ठीक है, जिस तरह से तजलील होती है इंसान की गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, जिस तरह से क्यू में उसको लास्ट में फेंका जाता है, जिस तरह से डॉक्टर का चाय का टाइम चल रहा है जी, डॉक्टर तो देख ही नहीं सकता अभी चाय पी रहा है, नंबर लगेगा बाद में आना, बाहर जो बंदा खड़ा होता है डॉक्टर के रूम के बाहर, ये चीज़ तो चैरिटी हॉस्पिटल में नहीं हो रही थी जो यहाँ हो रही होती है। आई टेल यू व्हाई। श्योर। देखिए,
हमारे पास 2 बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं कराची में, सिविल हॉस्पिटल एंड NICH जिन्ना हॉस्पिटल, NICH, ठीक है। तो अब ये जो 2 हॉस्पिटल्स हैं, इनके ऊपर लोड आपको पता है कितना है? जो भी आपके पास बलूचिस्तान का सूबा है, ठीक है, वो सारे लोग यहाँ आपके पास कराची आते हैं इलाज के लिए। इंटीरियर सिंध से लोग सारे आते हैं कराची के अपने लोगों का भी, सिटीजन्स का भी जो है उनके ऊपर लोड है, ठीक है। जब 2 हॉस्पिटल्स पे 2 सूबों का बोझ होगा तो यही होगा, आप जितना फंड्स दे दें, ठीक है ना। बेसिक आप स्टार्ट करें ना, प्राइमरी हेल्थ केयर आपके टाउन के लेवल पे क्लिनिक्स हैं, आपके सेकेंडरी जो पॉलीक्लिनिक्स हैं गवर्नमेंट के कहाँ हैं? वो तो गोस्ट क्लिनिक्स हैं, वहाँ तो कोई होता भी नहीं है, ठीक है ना। तो उनमें जो लोग होंगे, डॉक्टर्स होंगे, अगर वो आपका हर जो सिटीज़न है वो रजिस्टर्ड होगा, उसकी मेडिकल जो बीमारी है, कोई कंडीशन है, वो वहाँ के टाउन के ज़िले के डॉक्टर को पता होगी और वो उसको फ़िल्टर करके आगे भेजेगा सेकेंडरी या टर्शरी हेल्थ केयर, तो लोड कम पड़ेगा ना। अब बुखार वाला मरीज़ भी जीना जा रहा है, ठीक है, और आपके पास जो है कार्डिक सर्जरी वाला मरीज़ भी जीना जा रहा है, तो लोड तो उनके ऊपर पड़ेगा, और वो कैसे फ़िल्टर करेंगे? लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें मैं अगर ये ऐड ऑन करना चाहूँ कि वो तो अपनी जगह पे हमारे पास लियारी जनरल हॉस्पिटल भी है, वो भी तो सरकारी है ना। इसी तरह से आई स्पेंसर हॉस्पिटल भी है, वो भी सरकारी है। इस तरह से कुछ और हॉस्पिटल्स के मैं नाम लूँ तो वो भी सरकारी है, वो तो उसमें नहीं आते गवर्नमेंट लेवल पे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा, और ब्रेक के बाद फिर मैं जानना चाहूँगा कि क्यों है तो सही, तो क्या वो भी घोस्ट में काउंट होते हैं? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्यूअर्स, चलते हैं कि वो उन हॉस्पिटल्स का क्या हाल है और वो क्यों ऐसा है, लेकिन आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं डॉक्टर सोबिया के पास। सोबिया, जिस तरह से आपने बताया कि घोस्ट हॉस्पिटल हैं, तो इसी तरह स्कूल्स टू, लेकिन ठीक है, और वो स्कूल्स इंटीरियर के मीडिया ने फ्रंट पे लाया है। मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है, जो मीडिया का काम है वो जरूर कर रहा है। ऐसे स्कूल के जहाँ पे भैंसें बांधी जाती थी, सबके नॉलेज में है, इंटीरियर के अंदर ये चीज़ें सारी सामने आई, उन हॉस्पिटल्स पे कब्जा हुआ था, उन हॉस्पिटल्स में शादियाँ होती हैं। यहाँ पर भी अभी तक कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कराची सिटी के अंदर, जहाँ जिसको शादी हॉल बना दिया जाता है रात में, जिनको गवर्नमेंट स्कूल है, रात को शादी हॉल है। क्यों? सारी फैसिलिटेशन अवेलेबल हैं, चेयर्स हैं, बेंचें हैं, लाइटिंग है, सारा तो सरकारी खाते में जा रहा है ना, बिलिंग तो उस अकाउंट में जा रही है, ठीक है। तो उसकी अर्निंग किस में जा रही है? उसकी अर्निंग तो गवर्नमेंट के पास नहीं जाती। तो वो जो हॉस्पिटल्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, जैसे तरह से लियारी जनरल है, आई स्पेंसर है, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पर बुखार वाला पेशेंट वहाँ से जिना क्यों जा रहा है, सिविल क्यों जा रहा है, अपने टाउन के क्लिनिक में चला जा रहा है, अपने टाउन के क्लिनिक्स के ऊपर जो सरकारी है उसमें क्यों नहीं जा रहा? क्या उन क्लिनिक्स के ऊपर या उन छोटे हॉस्पिटल्स के अंदर वो सर्विसेज नहीं है? अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल्स तो वो भी बहुत बड़े हैं, फैसिलिटेशन तो वो भी दे रहे होते हैं, लेकिन अक्सर ये भी देखने को मिला है कि 10 बजे से पहले कोई नहीं होता, 12 बजे के बाद कोई नज़र नहीं आता, ऐसा भी होता है। देखिए, और ये 2 हॉस्पिटल जो मेन है, ये 24/7 इसलिए चल रहे होते हैं कि शायद यहाँ पर गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके दौरे चल रहे होते हैं, वो अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं, कोई ना कोई राउंड पे होता है, इसलिए स्टाफ अवेलेबल है। मेरे कहने का मकसद ये है कि ओवरबर्डन है। देखिए, अब हमारी जो, मैं अपनी फील्ड की बात कर रही हूँ ना, वी आर सेविंग लाइव्स जी। आप हमारी सैलरीज देख लें, आप हमारे वर्किंग आवर्स देख लें, वर्किंग आवर्स आर इनसेन, ठीक है, 36 आवर्स, 48 आवर्स, डॉक्टर्स आर ऑन कॉल, दे आर ऑल्सो ह्यूमन, दे गेट बर्न आउट्स, ठीक है। आप उनसे वही एनर्जी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर वो 36 घंटे जाके उसने गुजारे हैं जो वो फर्स्ट आवर में, जो आप उसको जब वो आया था ड्यूटी पे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्टर्स आर लिविंग हैंड टू माउथ, सैलरीज आर वेरी मिनिमम, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि जो एक वर्थ और जो रिस्पेक्ट हुआ करती थी इस फील्ड की, वो भी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन और ये सब ठीक नहीं है, तो फिर वो असल में गुस्सा सारा आता है क्योंकि फैसिलिटीज नहीं है हॉस्पिटल्स में। तो प्राइवेट क्लिनिक्स की तरफ गुस्सा निकलता है डॉक्टर्स का, प्राइवेट क्लिनिक्स अपना खोल लेते हैं, नहीं प्राइवेट सर्विसेज शुरू कर देते हैं, गुस्सा मरीज का निकलता है, जो खर्चा उन्होंने अपनी एजुकेशन पे किया हुआ होता है फिर वहां से अर्निंग शुरू करके बराबर कर देते हैं। देखिए, देयर आर ब्लैक शीप्स इन एवरी सेक्शन सोसाइटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल। मैं तो अपना एक्सपीरियंस है कि मुझे डॉक्टर कह रहा है कि 6 महीने बाद वाली जो है ना, खा लो कुछ नहीं होता, ये उनकी एक्सपायर है, हमारी थोड़ी है। नहीं, मोस्ट ऑफ देम आर सफरिंग, स्पेशली ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ईयर्स, especially during their training years, they are suffering, most of them are suffering, ठीक है।
हाँ, बाद में आप कहते हैं कि हाँ जाहिर सी बात है, आप जो आप लोगों को दोगे ना वो सोसाइटी को वही रिटर्न करेंगे जी। ठीक है। आपने जैसे इंसान आप खुद बनाते हैं, जिस तरह के इंसान हमारी सोसाइटी में है ना, वो आपने खुद बनाए हैं। देखिए आपने तकलीफ़ें दी हैं तो तकलीफ़ें ही आगे वो फिर आपको बाद में देंगे ना, जाहिर सी बात है। मैं यही बता रही हूँ कि क्यों इस तरह से। अब देखें ना, अब ये ब्रेनलेस सेलिब्रिटी फॉर एग्जांपल, एक मीडिया सेलिब्रिटी फॉर एग्जांपल, कोई एक्टर एक्ट्रेसेस हैं ब्रेनलेस सेलिब्रिटी, ठीक है, उनका कुछ भी अपना नहीं होता, उनके डायलॉग्स तक अपने नहीं होते, उनके पास एक टीम होती है जो उनको वैसा मेंटेन करके रखती है। हेयर ड्रेसर्स हैं, ड्रेस डिज़ाइनर्स हैं, ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनको डायलॉग कोई और सिखा रहा है, उनको बोलना कोई और सिखा रहा है। वो आते हैं और सिर्फ कैमरे में अपना चेहरा दिखाते हैं एंड दे अर्न मिलियंस ऑफ डॉलर्स। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द योर ब्रदर इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड द ओनली वन कि जिसकी ड्रेसिंग भी अपनी है, जिसके डायलॉग भी अपने हैं, जिसका सारा कुछ अपना है, जो किसी को कुछ नहीं लिया। I'm not talking about you. मैं एक्टर्स, ये आपके पास जो एक क्या कहते हैं ना, शो बिजनेस की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब वो लोग क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में? दे जस्ट सिंगिंग एंड डांसिंग एंड ऑल एंड दे आर गेटिंग मिलियंस। एंटरटेनमेंट, दे आर अर्निंग मिलियंस। आई थिंक एंटरटेनमेंट इज नेसेसरी बिकॉज़ जिस तरह से स्ट्रेस से जिस स्ट्रेस मुआशरे में हम रह रहे होते हैं, ठीक है, उससे बेहतर है ना कि एक गोली खा ले जो आप लोग डॉक्टर देते हैं कि ये एंटी स्ट्रेस खा लो, ये डिप्रेशन के लिए खा लो, तो उससे बेहतर है कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं आपको कह रही हूँ कि सोसाइटी का फोकस देखें ना, दे आर गेटिंग मिलियंस, ओके, एंड अ डॉक्टर who is saving lives is getting what? Is getting nothing. ठीक है, इसलिए प्राइवेट क्लिनिक खोल लेते हैं। हाँ खोल लेते हैं, खोलने भी चाहिए। You're agree on that? लेकिन इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स को जो है, बल्कि बहुत सारे नहीं, मैं अगर बात करूं कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई भी मुश्किल वक्त आया, डॉक्टर्स साथ खड़े रहे हैं और सब डॉक्टर्स वो भूल गए अर्निंग को, भूल गए हर चीज़ को। लाइक एज मैं एग्जांपल दूं, जब कोरोना का टाइम आया, ठीक है, तो जितने डॉक्टर्स थे उस कोरोना वाली कंडीशंस के अंदर, जिस पेशेंट के पास उसकी फैमिली के, उसके ब्लड रिलेशंस, उसके माँ बाप तक उस पेशेंट को छोड़ चुके रहते हैं, वो डॉक्टर्स उन पेशेंट्स को अपने हाथों में लेते थे, उनकी ट्रीटमेंट करते थे, उनकी सारी ट्रीटमेंट्स के साथ साथ उनकी केयरिंग करते थे, जिसको फैमिलीज तक छोड़। इस तरह की चीज़ उसमें तो ये नहीं आया कि ये प्राइवेट डॉक्टर है, ये सरकारी डॉक्टर है, ये क्या कर रहा है। इसमें ऐसी चीज़ नहीं, इसीलिए तो ये हॉली प्रोफेशन है, मुकद्दस पेशा है। देखिए मैं इसलिए, देखिए आप ये नहीं कह सकती कि मैं सिर्फ डॉक्टर्स के लिए अगेंस्ट बोला हूँ। जहाँ पर मुझे उनके फेवर में बोलना है, जहाँ मुझे सलूट पेश करना है, मैं करता हूँ, ठीक है। तो वो एक वक्त ऐसा था, वो एक क्रिटिकल टाइम था। उस क्रिटिकल ड्यूरेशन के अंदर पाकिस्तान वाज द वन कंट्री जो नेक नीति के साथ डॉक्टर्स ने काम किया और वो एक शॉर्ट पीरियड के अंदर बाहर आए। अगर देखा जाए कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज, निकलना एक चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था। इसमें नो डाउट के निकले हैं, उसमें अल्लाह ताला की ब्लेसिंग, डॉक्टर्स की मेहनत, वो सारी चीज़ें शामिल है। कहीं कोई उस वक्त डॉक्टर्स रात को भी जा रहे हैं, कॉल बेस पे भी जा रहे हैं, ठीक है। और उस वक्त अगर एक बहुत बड़ा प्यारा वाकया अभी तक मुझे याद है, जिसको मीडिया ने जो है फ्रंट पे लाया था, शरह फैसल के ऊपर जो डॉक्टर्स की टीम जा रही थी, और उस वक्त वहाँ पर टाइम जो है वो कोविड के टाइम पे वो किया होता था कि सारी चीज़ें ब्लॉक कर देंगे, कर्फ्यू वाला सिस्टम होता था। पुलिस ने रोका, तो जब उन्होंने देखा कि ये तो सारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की टीम जा रही है, उनसे पूछा कि हॉस्पिटल, तो सब उन्होंने लाइन में खड़े होकर सलूट करके उनको रवाना किया। डेफिनेटली देयर इज़ नो डाउट। देखिए जहाँ अप्रिसिएशन है जहाँ पर इस तरह का लेवल का काम होता है, मीडिया उसको अप्रिशिएट करता है। हम हमेशा उस लिहाज से साथ चल रहे होते हैं, हर एक पॉजिटिव फैक्ट के साथ, पॉजिटिव कदम के साथ। जहाँ पॉजिटिव स्टेप एक लेते हैं, हम वहाँ पर 2 स्टेप अपने ले रहे होते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अभी अगर हम बात करें चिकनगुनिया के हवाले से, ये बड़ी एक गंदी सी बीमारी चल पड़ी है। वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज क्या ये पहले आता था या ये इस दफा पहले भी हुआ है, पहले भी आउटब्रेक्स हुए हैं चिकनगुनिया के, और अभी रिसेंट है। इस तरह की कंडीशन में होता था या फर्स्ट टाइम ऐसा है? ऐसे ही होते हैं, ये ऐसी ही जो इसकी जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो यही है, ठीक है। इसी तरह फीवर एंड जॉइंट पेन, सीवियर जॉइंट पेन, ठीक है, बोन ब्रेकिंग पेन होता है। पहले ये रेशो नहीं होता था, जिस तरह से रेशो शायद कम हो, ठीक है, लेकिन अब रेशो बढ़ गया है। लेकिन है ये वायरल डिजीज़, तो इसका सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, देयर आर नो एंटीबायोटिक्स फॉर दैट। तो आपने सिर्फ इसको जो है हाइड्रेट रखना है, एंटीपायरेटिक फीवर के लिए मेडिसिन देनी है, एंड देयर आर सम विटामिन सप्लीमेंट्स, वो आपने देने हैं, दैट्स इट। अगर इसमें इसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है तो, क्योंकि चिकनगुनिया इस वक्त तकरीबन आपने बस यही है ना, इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, उसके लिए जो है ना, आप क्या गाइड कर सकती हैं जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे पब्लिक है, जो अवाम है, उसको
कैमराज इन फ्रंट ऑफ यू कि उनको क्या करना चाहिए? देखिए शुरू में तो हॉस्पिटलाइजेशन की नीड पड़ जाती है, स्पेशली क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है फीवर की वजह से, और हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि फिर वो IV ड्रिप्स के थ्रू होता है। लेकिन ज़्यादातर जो है आपके पास हम ये कहते हैं, रिकमेंड जो करते हैं कि आप वाटर इनटेक बढ़ा दें, आप फ्रेश फ्रूट जूसेस पी लें, आप जो है ORS का पानी पिएँ अगर आप डिहाइड्रेट फील करें, एंटीबायोटिक लें, ठीक है। एंटीबायोटिक के साथ आप कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी इब्रुफिन वगैरह भी ले सकते हैं। इसके अलावा अपने फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन इस तरह, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अगर नॉजिडेट वगैरह हो रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको हम मोटिलियम दे सकते हैं, राइजिक दे सकते हैं लगे गैस्ट्रिक इश्यूज। और इसको सिर्फ ये है कि रेस्ट एंड हाइड्रेशन, दैट्स इट। रेस्ट एंड हाइड्रेशन और एंटीपायरेटिक्स मतलब फीवर के लिए आप पैराडोल, पैरासीटामोल वगैरह फीवर के लिए। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो फीडबैक हमारे पास आ रहे होते हैं वो कि लोअर जॉइंट्स के अंदर, हाँ, जॉइंट पेन ज़्यादा होता है। जॉइंट पेन और लोअर जॉइंट्स पेन जो है ना, पाँव के पास, पाँव से ऊपर, घुटनों के पास, यानी कि पाँव वो कहते हैं कि ज़मीन पे रखा भी नहीं जाता। हाँ, इसकी क्या रीज़न होती है? क्या चीज़ ऐसी इंसान की बॉडी के अंदर लेस हो जाती है कि जिसकी वजह से ये कंडीशन हो जाती है? बेसिकली इन्फ्लेमेशन है ना, इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होगी इसमें फीवर में, तो ये इसी वजह से हो रहा होता है। और जब ये रिजॉल्व हो जाएगा, मतलब ये पीरियड ओवर हो जाएगा तो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता साइज कवर हो जाएगा। लेकिन हो रहा क्या है कि अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त के पास एक फीडबैक मिला, चिकनगुनिया का पेशेंट था, उस पर अटैक पे अटैक, यानी कि ख़त्म हुआ फिर अटैक हो गया, फिर ख़त्म हुआ फिर अटैक हो गया। क्या रिपीटेड में भी ये चल रहा है? हो सकता है अगर इम्यूनिटी लो है उसकी तो। ओह, आई सी। ठीक तो है, उसकी वजह हाँ, से, यानी उसकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर कम है। हाँ, इम्यूनिटी रेजिस्टेंस कम होती है बाजू का, तो इसलिए जो है रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं। चलो गुड, आपकी तरफ से एक अच्छा मैसेज जो है व्यूअर्स को मिल गया। अच्छा सुबह अगर हम बात करें कि हॉस्पिटल्स के अंदर, जिस तरह हमने पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया था कि जो अटेंडेंट आते हैं, जो पेशेंट आते हैं, वो एक्चुअली ऑलरेडी इरिटेट होते हैं, ठीक है, और उनका प्रेशर सबसे पहले तो जो स्टाफ होता है रिसेप्शन का, उसके बाद फिर दे आर फ्रस्ट्रेटेड बाय द सिस्टम, ठीक है। आप सिस्टम को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो सामने खड़ा है, गुस्सा उस पे निकलता है, तो उसके बाद फ्रस्ट्रेशन की बारी डॉक्टर्स पे ऊपर आती है। एग्जैक्टली, डॉक्टर्स पे बहुत पिटते हैं डॉक्टर बेचारे। हाँ, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम अपने आप को सेव करना जानते हैं, अपनी काउंसलिंग वगैरह अच्छी रखते हैं, पहले से बता देते हैं, ट्राई टू अवॉइड दिस सिचुएशंस। हर कोई अवॉइड करेगा ना, तो हाँ पता है, हमें पता है, लेकिन हमें पता है कि गुस्सा हमारी तरफ नहीं है। बेसिकली गुस्सा उनको अपने सिस्टम से है, जो उनका वो फ्रस्ट्रेशन जो है उनको अपने सिस्टम से, जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो ओवरऑल सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है हमारा। लेकिन अब जैसे फ्रंट लाइन पे तो हमें गुस्सा तो हम पे ही निकलेगा ना, फ्रंट लाइन पे हम खड़े हैं ना, तो स्टाफ और डॉक्टर जो सामने दिखेगा उस पर ही गुस्सा आएगा। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि वी आर ऑल्सो एम्प्लॉइज, हम भी अपना 100% अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ हमारी कैपेसिटी में नहीं है, जो चेंजेस सिस्टमेटिक आनी चाहिए, वो डॉक्टर्स क्या कर लेगा बेचारा, नहीं कर सकता। मैं आपको वाकई बताऊँ अपना, हमारे डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर साबिर हुसैन, ठीक है, नाज़िमाबाद में उनका नफ्सियाती अस्पताल वगैरह पूरा क्लिनिक सब कुछ बना हुआ है। वो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो मैं उनसे अक्सर एक क्वेश्चन करता हूँ कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? कहले पेशेंट जब आता है तो वो गुस्से में ही आता है, अगर हमने भी गुस्सा किया तो हाथापाई हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा। You have to keep your nerves calm. डेफिनेटली। तो ये मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है कि सामने वाला बंदा खड़ा है, वो आप पे गुस्सा कर रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, जो मैंने डॉक्टर साहब का देखा है, ठीक है, वो लड़ रहा है और आप चुप करके काम डाउन होके आप उसको रिप्लाई कर रहे हैं और रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इस चीज़ की बेसिक कोई ट्रेनिंग दी जाती है, गॉड गिफ्टेड कोई खुद ब खुद हो जाता है, या कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है आपका जिसमें ये चीज़ सिखाई जाती है? मिक्स ऑफ बोथ, हमें सिखाई भी जाती है मेडिकल एथिक्स, ठीक है, और टाइम के साथ पेशेंस आ भी जाता है, आप में सब्र आ भी जाता है टाइम के साथ, और इस फील्ड की नेसेसिटी भी है, ठीक है। तो इस मिक्सर ऑफ बोथ एवरीथिंग, हाँ, सब सारी चीज़ें सिखाया भी जाता है, हम लर्न भी करते हैं, और ये रिक्वायरमेंट भी है फील्ड की, क्योंकि अगर हम सब्र का दामन हाथ से छोड़ देंगे, ठीक है, तो हम जो है इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को, पेशेंट्स की डेथ को, अटेंडेंस के गुस्से को, सोसाइटी की जजमेंट्स को, उनको कैसे फेस करेंगे? हमें फेस तो करना है, हमें आंसर करना है, और हमें काउंसिल करना है, हमारा काम है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हम इससे या तो फिर हम ये फील्ड ही छोड़ दें, या फिर ये फील्ड ही छोड़ दें। अगर हैं इस फील्ड में तो फिर आपने फेस करना है और मुकाबला करना है आपको, यू हैव टू बी स्ट्रांग। और कुछ डॉक्टर जो है वो अक्सर हमें तो डिसरिस्पेक्ट के साथ भी जीना पड़ता है। लाहौर के और कुछ इलाकों के ऐसे नज़र आते हैं जो गुस्से में आके फिर जुलूस निकालते हैं,
अच्छा रिलीज निकालते हैं। पता नहीं सिंध में तो वाईडीए है नहीं, है वाईडीए सिंध में नहीं है, वाईडीए वही है आप ठीक है, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन वहीं ज्यादातर जो है पावरफुल पंजाब में ही है। यहाँ तो बेचारे डॉक्टर्स इतने मिनिमम पे में काम कर रहे हैं, पिस रहे हैं बेचारे सिंध में। वो तो कभी-कभी ख्याल आता है एहतजाज भी नहीं करते, फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है सोसाइटी के, भाई ये देखो डॉक्टर है काम छोड़ के एहतजाज कर रहा है। ये चीज अलग होती है। अच्छा, उस हवाले से आपका उन डॉक्टर्स को जो यंग जनरेशन डॉक्टर है उनके एसोसिएशन, उनको किस ज़मरे में आप देखेंगे, क्या मैसेज होगा कि लाइक एज I support them. You support them? I support them. They are doing their job good. वो Just because वो डॉक्टर हैं सिर्फ इस वजह से, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो इमरजेंसी छोड़ के बैठे हैं, वो पेशेंट छोड़ के बैठे हैं, वो ICU छोड़ के बैठे हैं। They should not leave emergencies, लेकिन ना OPDs का बाइकआउट कर सकते हैं, वो उसमें इलेक्टिव पेशेंट्स आते हैं। emergencies देखें वो फिर आ जाती है ना, मोरालिटी की बात आ जाती है ना, फिर आप लोग हम लोग को ब्लैकमेल बहुत करते हैं, ठीक है। तो बात ये है कि मेरे ख्याल से एमरजेंसीज डील कर लेनी चाहिए हाँ, लेकिन ये है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने रखना चाहिए, एहतजाज भी करना चाहिए और पूरा मन एहतजाज करना चाहिए, पुराना, क्योंकि हम एजुकेटेड लोग हैं, हमने सोसाइटी को जो है ये बताना है कि एहतजाज मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। एक जो एडवोकेट्स हैं वो बहुत एजुकेटेड है, एक डॉक्टर जो है वो बहुत एजुकेटेड है, ठीक है, बाकी हम लोग तो नॉन एजुकेटेड है। उसकी वजह ये है कि सबसे बड़े एहतजाज या डॉक्टर्स के निकल रहे होते हैं या वकीलों के निकल रहे होते हैं, और वकील कहीं भी जाएगा तो तड़ी आपने देखा जी मैं वकील हूँ, डॉक्टर कहेगा मैं तो डॉक्टर हूँ। अगर यंग डॉक्टर्स की हम बात करें, यंग जनरेशन की बात करें उनके लिहाज से, तो अगर इस तरह का कोई ऐसा मौका सिंध के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंध के प्लेटफॉर्म से यंग डॉक्टर्स का, जिस तरह पंजाब में अगर सिंध में ऐसा हो जाए, इसका पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे जानना चाहूंगा आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं डॉक्टर सोबिया अमजद के पास। जी सोबिया, अगर ऐसा कोई मौका आपको मिले कि जिस तरह के एसोसिएशन, देखें एक दिल तो करता है कि काश यहाँ भी ऐसा होता जैसा वहाँ पर है, ऐसी एसोसिएशन हम यहाँ भी बना लें जैसी वहाँ बनी हुई है। ये आपस में कुलीग्स डिस्कशन तो चलती होगी ना, या नहीं? जैसे क्यूबा में था? नो, जैसी लाहौर में है, पंजाब में है, यंग डॉक्टर्स की अपने मुतालबात मनवाने के लिए, ठीक है, इस तरह की कोई बन जाती है। तो आपने कहा कि बस जी वो सिंध में ही कुछ नहीं हो रहा, वहाँ तो बहुत कुछ हो रहा है। नहीं, होना चाहिए, डॉक्टर्स को यूनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो उस यूनाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले सिंध के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यू आर रेडी फॉर दैट? नो, आई विल बी अ पार्ट ऑफ। यू कैन रेज द फ्लैग? यस, आई कैन रेज द फ्लैग। यू विल बी ऑन द फ्रंट? या आई विल बी ऑन द फ्रंट। पता है क्या, पता चले कल से जो है डॉक्टर सोबिया के पास जो है ना कॉल्स आनी शुरू हो गई सारे यंग डॉक्टर्स के, जी डॉक्टर साहब बताएं कब रैली निकालनी है, कहाँ निकालनी है, हम सब आपके साथ हैं। नहीं, पता है बहुत ज़रूरी है अब पुरअमन एहतजाज या अपने राइट्स के लिए बात करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने राइट्स के लिए बात करेंगे तो हम ट्रैंक्विलिटी के साथ, पीस ऑफ माइंड के साथ काम कर सकेंगे, हमारा पेशेंट भी जो है हमसे बेनिफिट ले सकेगा, ठीक है। अब जब आप खुद ही जो है आपको मेंटल पीस नहीं, आप अपने एग्ज़ाम्स में और अपने जो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्लो स्पेस में आप जो है वो अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर रहे हैं, आपको जो राइट्स नहीं मिल रहे हैं, आपके ड्यूटी आवर्स इतने इंसेन हैं, आपकी पे इतनी मिनिमम है, आपका अपना घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है, आपके मसले मसाइल चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप फिर उस ट्रैंक्विलिटी के साथ आप काम नहीं कर सकें, आप उतने सुकून के साथ काम नहीं कर सकेंगे। आपको अपने राइट्स की भी बात करनी चाहिए एंड देन आपको अपने पेशेंट्स के राइट की भी बात करनी चाहिए। आपको हेल्थ केयर को सिस्टम को भी इम्प्रूव करने के लिए एहतजाज करना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ अपने पर्सनल गेंस के लिए नहीं, हमारे पर्सनल गेंस अपनी जगह हैं, ज़रूरी है उनके लिए बात करना, डॉक्टर्स के लिए बात करना बहुत ज़रूरी है, उनका यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ इसके जो है हमें पेशेंट के बेनिफिट के लिए भी तो काम बात करना बहुत ज़रूरी है। और वो तब बेहतर होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, जब फैसिलिटीज़ होंगी, जब हॉस्पिटल की जो ये हायरार्की है, लाइक जैसे कि टाउन लेवल का जो क्लिनिक है, पॉली क्लिनिक है, सेकेंडरी है, प्राइमरी हेल्थ केयर बेहतर होगा, सेकेंडरी हेल्थ केयर बेहतर होगा, तो फिर टर्शरी जो हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर थोड़ा सा बर्डन कम होगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए भी डॉक्टर्स को बात करनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम अच्छा होगा तो आप काम अच्छा कर सकेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। तो उस स्ट्रक्चर को चेंज करने की जो नीड है या अपने मुतालबात मनवाने सिस्टम की खराबियां है ना, उसके लिए भी डॉक्टर को जवाबदेह होना पड़ता है। डेफिनेटली, बिकॉज फेस तो वही कर रहा है, फेस वही करेगा। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है या अकाउंट्स डिपार्ट है या फाइनेंस डिपार्ट है उस हॉस्पिटल्स का, उसने थोड़ी फेस करना है। उसने तो बंद कमरे के अंदर है ना, वो उस तक तो पहुंचते ही नहीं है अटेंडेंस गुस्से में। देखो दो तरह की they are behind closed doors and doctors are on front line, they get beaten,
एक फौज वो होती है जो फ्रंट पे खड़ी होती है बॉर्डर के ऊपर, जो फौजियों से लड़ रही होती है, ठीक है, अपोज से और एक वो होती है जो अंदर बैठे हुए सिर्फ कमांड दे रहे होते हैं, हाँ जी ठीक है, अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो। तो वो कमांड वाले तो डेफिनेटली अंदर बैठे, उनको तो नहीं पता कमांड कहाँ से आ रही है और किस तरह से चल रही है, और फेस तो डॉक्टर कर रहा होता है, इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर डॉक्टर फ्रंट पे है, जिसने पेशेंट को डील करना है, जिसने पेशेंट को देखना है, जिसने इस तरह से करना है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बहुत मज़े की और बहुत इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू हमारी चलती रही है, और दोनों एपिसोड्स के अंदर इसमें जिस तरह से आपका स्पेसिफिक इस वक्त एक डिपार्ट बना हुआ है NSU के हवाले से और स्पेशल किड्स के हवाले से, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे से होते हैं, तो उस हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी आप शेयर करना चाहें। देखिए, मदर्स को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो हमारी मदर, मेरे हिसाब से तो मदर्स के साथ साथ मदर्स की जो उस फैमिली है उसकी अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उस मदर की केयर कैसे करें, जिसने बेबी को लाना है, कि उसकी केयर तो वो घर वाले करते नहीं है, ठीक है, झाड़ू पोछा भी उसी ने करना है, खाना भी उसी ने बनाना है, बाकी काम भी उसी ने करने हैं, ठीक है, बेबी को भी उसी ने लाना है, उसके बाद भी उसके लिए कोई रेस्ट नहीं है। देखिए ये ज्यादा तो हमें नजर आ रही होती है, उसके लिए तो मैं आपके साथ खड़ा, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ मदर को अवेयरनेस है, अगर वो अवेयरनेस के लिए अपने राइट के लिए अगर आवाज उठाने की कोशिश करती है तो सास की सुननी पड़ेगी, नंदों की सुननी पड़ेगी, फिर वो एक अलग कहानी स्टार्ट हो जाएगी। इमोशनल ट्रॉमा तो डिस्कस किया ही नहीं जाता जी, जो फेस करते हैं हमारी सोसाइटी के, जो साइकोलॉजिकल इलनेसेस हैं, जो इमोशनल ट्रॉमा है, वो तो डिस्कस किया ही नहीं जाता, और वो भी हेल्थ पे एक इफेक्ट रखता है, ठीक है। आपका बॉडी और ब्रेन एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। इफ़ शी इज़ नॉट हैप्पी, इफ शी इज़ नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ, तो जाहिर सी बात है उसके रिपरकशंस उसकी प्रेगनेंसी पे होंगे, उसके बच्चे पे होंगे, ठीक है। तो फिर वो मेंटली स्टेबल ही नहीं अपने बच्चे की प्रॉपर केयर करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन जब उसको नहीं मिलता है, तो ज़्यादातर फीमेल्स हमारी अनेमिक होती हैं, उनको खून की कमी होती है, ठीक है। और जो बच्चे भी होते हैं वो भी इसी तरह से फिर अनेमिक होते हैं, लो बर्थ वेट के साथ होते हैं, इस तरह से, क्योंकि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन जब मदर को ही नहीं मिली तो बेबी को क्या मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और फिर दूसरी चीज़ है साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को कंसीडर किया ही नहीं जाता, वो भी बहुत ज़रूरी है उनको देखना, उसको रिलैक्स रखना, उसको काम रखना, उसका हैप्पी रहना, उसको काम रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही, नोबडी केयर्स अबाउट दैट, आपको पता तो उस हवाले से डेफिनेटली होता क्या है कि जब एक मदर अपना नाम लिखवा देती है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, किसी भी गायनी उसके पास, उसकी एक फ़ाइल तैयार हो जाती है, ठीक है। जब फाइल बन गई तो उसके बाद उसके साथ वो अकेली नहीं आती, कभी हस्बैंड आ रहा है, कभी मदर इन लॉ आ रही है, कभी सिस्टर इन लॉ आ रही है, ज़रूरी भी है कोई सी एक का साथ होना। हाँ, समवन शुड बी विद हर। उसमें तो क्या वो डॉक्टर का रोल नहीं होता कि उसको साइकोलॉजिकली जो है गाइड करे, उनको बताए, उनकी काउंसलिंग करे? डॉक्टर्स करते हैं काउंसलिंग। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, जो आपका पॉइंट था कि इसके ऊपर बात नहीं होती। तो इसके ऊपर जब फाइल बन गई तो इसका मतलब है एथिकली तो ये हो गया ना कि अब वो हैंड ओवर हो गए ये डॉक्टर्स के, ठीक है, 8-9 महीने के लिए और डिलीवरी तक के लिए, बेबी के आने तक के लिए। जब वो हैंड ओवर होगी डॉक्टर के पास तो फिर डॉक्टर की ड्यूटीज़ में सिर्फ उसकी ट्रीटमेंट, सिर्फ मेडिसिन तो नहीं है। नहीं, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट। तो उस काउंसलिंग के हवाले हमारा से तो अलमिया ये तो हमारे दिमाग बात ही कोई नहीं करता, हम बात ही नहीं करते, एज ए सोसाइटी एक दूसरे से बात ही नहीं करते। डॉक्टर्स क्या बात करेंगे, कोई भी बात नहीं करता। कम्युनिकेशन, मैंने पहले ही बोला था ना, वो कम्युनिकेशन इज की, काउंसलिंग इज की हमारे प्रोफेशन में। अब आप जब तक काउंसलर नहीं करेंगे, सामने वाला मुतमईन नहीं है, हाउ विल यू ट्रीट दैम? You won't be able to treat them ना, if you're not, if they're not satisfied and agree with your opinion and all, ठीक है। इस हवाले से अगर हम आपके डिपार्ट की बात करें, आपकी कोलीग्स की बात करें, आपके डॉक्टर्स की बात करें, आपके हॉस्पिटल्स की बात करें, ठीक है, आपके स्टाफ की बात करें, तो उसमें ये जो अभी हमने डिस्कस किया, तो उस हवाले से आप लोग कहाँ तक काम कर रहे हैं? मैं आपको बताऊँ, काउंसलिंग जैसे ही हमारे पास बेबी एंटर होता है लाइफ में, ठीक है, अगर उसकी कोई भी पैथोलॉजी हमारे सामने आ रही है तो हम फादर को बुलवाते हैं अंदर, ठीक है, और उनको दिखाते हैं कि अगर कोई उनका जो है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है बच्चे में, या उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, कोई भी इशू है, तो हम उसको फादर को बुला के दिखाते हैं, हम काउंसल करते हैं, उन्हें बताते हैं यू कैन एडमिट दिस बेबी और यू कैन सेंड दैट बेबी, हम इस बच्चे को भेज भी सकते हैं। ज़्यादातर जो हमारे पास स्ट्रक्चरल डिफेक्ट वाले होते हैं उनको हम जिना रेफ़र करते हैं ना, NICH रेफ़र करते हैं।
तो वो इसलिए रेफ़र करते हैं क्योंकि वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है और पीड्स के सारे डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ इश्यूज़ है जो यहाँ रिजॉल्व हो सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उनको ये भी बता देते हैं कि हम यहाँ काउंसल तो कर देते हैं कि आपके हमारे पास एडमिट हो सकते हैं, लेकिन अगर नीड हुई तो आपको रेफ़र भी कर सकते हैं। पेशेंट सिक हुआ तो हम आपको रेफ़र कर सकते हैं टर्शरी केयर हॉस्पिटल। दोनों चीज़ें बता देते हैं, हाई रिस्क कंसेंट भी उनसे साइन लेते हैं, उनको सारी कंडीशन बताते हैं, ठीक है। अगर हमने CPR करना है तो वो भी बताते हैं हम CPR कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई भी बात है हम लाजमी काउंसिल करते हैं, और हम प्रेफर करते हैं कि फैमिली के बाकी लोगों के बजाय हम फादर को ही प्रेफर करते हैं बताना, क्योंकि मदर तो आपको पता है ना उस वक्त इमोशनली वीक होती है, शी हैज़ बीन थ्रू डिलीवरी एंड ट्रॉमा एंड ऑल, तो फिर वो उसको उस वक्त तो बहुत मुश्किल होती है मदर को, तो हम फादर को ही काउंसिल करते हैं। ये तो वो काउंसलिंग हो गई, ये तो वो काउंसलिंग हो गई जो आपने एडमिशन की या NICU की आपने बात करी, ठीक है। जब बेबी बॉर्न हो गया है उसके बाद आप उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से उसके आगे फ्यूचर के लिए बात करें। बट माय पॉइंट वाज दैट कि जब पहली फाइल बनी उस फीमेल पेशेंट की, फर्स्ट टाइम फाइल बनी और आपके पास इंटर हो गए, इंटर होने के बाद गायनेकोलॉजिस्ट डेफिनेटली वो आपके हॉस्पिटल के अंदर इन हो गई। उसके बाद वो जो आपकी कुलीग्स हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स बैठी हुई हैं, क्या वो सिर्फ वेट चेक किया, फीवर चेक किया, बाकी चीज़ें लिखी, हाँ बेबी ये खाया था नहीं खाया था, जो एक स्टैंडर्ड है, आई एम सॉरी, ठीक है, ये नहीं खाई थी, खाने का एहतियात किया करो, खाना सही खाया करो, ऐसा नहीं किया करो, काम हम छोड़ दो, भारी चीजें नहीं उठाना, वो एक ऑर्डर स्टाइल होता है, if I'm not wrong, या शायद सरकारी अस्पताल में होता है, I don't know, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो उसकी काउंसलिंग है वो तो बेचारी डर के मारे वो जी करके बोल देगी, क्योंकि उसने ट्रीटमेंट वहीं से करानी है। मेरा पॉइंट ये है कि इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है, व्हाट अबाउट द काउंसलिंग लाइक एज द फैमिली, कि फैमिली के लिहाज से उसकी काउंसलिंग उसकी मदर इन लॉ को जो उसके साथ आई है, उसके हस्बैंड को, डिपार्टमेंट आई एग्री, वी लैक हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट, हाँ सारे इतना अच्छा काउंसिल नहीं करते हैं। इस लैक के ऊपर मैं आपसे 2 मिनट सिर्फ और लूंगा, लेकिन एक छोटा, but I can't speak for them, you should call, I can speak on that, you can speak that, we can forward our words, we can say that। इस पे गायनी का भी इनपुट होना चाहिए ना, गायनेकोलॉजिस्ट आप बुलवाएं उनको, उनसे बात करें, उनसे पूछें व्हाई यू गाइस लैक दिस मच काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप रेफर करें, मैं यहाँ बुलाऊं और मैं उनसे कहूं कि आप क्यों नहीं बोलते, वो तो अगर उनको पहले से पता चलेगा मेरा क्वेश्चन ये तो आएंगी नहीं, बोल नहीं सकती ना। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मैंने बोल दिया पहले से पता चल गया तो आएंगी नहीं, कि हमारे से क्रॉस क्वेश्चन हो रहा है। देखें एथिकली क्या होना चाहिए। आई कांट स्पीक ऑन देयर बिहाफ बिकॉज़ दैट डिपार्टमेंट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। डेफिनेटली, लेकिन देखें हमारी वही जो शुरू से एक डिस्कशन चली थी, हम अभी तक वहीं पे खड़े हैं कि उनकी काउंसलिंग है, उनको कौन काउंसिल करेगा, उनको ये चीज़ें कौन बताएगा, मदर इन लॉ को कौन बताएगा कि बीबी ये तेरी बहू नहीं तेरी बेटी है, शोर को कौन बताएगा, क्योंकि एक अच्छे से स्पीकर्स हैं, मुझे नाम इस वक्त याद नहीं है, उनका कहना ये होता है कि जब आप शादी करते हैं तो जो आपकी वाइफ होती है ना, तो उसको आप एक बेटी की तरह पालते हैं, वो आपको बेटी की तरह, उसकी परवरिश जो है वो एक बेटी की तरह आप करते हैं, और बेटी की तरह जब आप उसकी परवरिश करते हैं, उसको लेके आते हैं, तो फिर वो आपकी वाइफ बनती है, उसके उसी तरह से आप नखरे उठाते हैं, फिर वो आपके सर का ताज बनती है, फिर आप उसको सर पे बिठाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें शोहर को कौन बताएगा, उनको तो बस तवे से रोटी चाहिए, सालन चाहिए, ठीक है, उनको इस चीज़ से नहीं है कि वो किस पेन से गुजर रही है, किस तरह से कर रही है, सास को सिर्फ घर के काम कराने, उनको इस चीज़ से नहीं है कि वो क्या करा रहे हैं, क्या नहीं करा रहे, क्यों करा रहे हैं, उसने खाना खाया नहीं खाया, या बच्चा कुछ है वो खाया, ये मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। इसलिए तो मैं कहती हूँ वी हैव टू एजुकेट आवर मेन फर्स्ट। तो वो एजुकेशन वो एक प्लेटफॉर्म जो आपको नहीं मिल रहा था, वो प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया कि जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसके पास शोहर ने भी आना है, उसके पास सास ने भी आना है, उसके पास नंद ने भी आना है, वही एजुकेट करेगी ना, और उस वक्त की गई बात उन पे असर भी करेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर एक के अल्फाज के अंदर तासीर नहीं होती, लेकिन डॉक्टर्स की आवाज़ के अंदर तासीर होती है, और उसमें जो है डॉक्टर्स ये बात कर सकता है, उसके अच्छे इफ़ेक्ट्स, अच्छा रिजल्ट आ सकता है। हाँ, लेकिन ये है कि डॉक्टर अगर कोई बात कह रहे हैं तो प्रेगनेंसी के हद तक तो वो उसको फॉलो करेंगे, एंड आफ्टर डिलीवरी द बेबी कम्स आउट, लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, वो उसकी बच्चे की ज़िंदगी का भी हिस्सा है और माँ की ज़िंदगी का भी हिस्सा है। बाकी जो लाइफ है ना आफ्टर डिलीवरी एंड
आफ्टर डिलीवरी की बात नहीं कर फिर उसके बाद हाँ एक आदत तो बन जाएगी। अगर 9 महीने तक हम एक लेक्चर देते रहे, 9 महीने तक अगर हम ट्रेनिंग करते रहे, ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि साथ रह के लेक्चर सुन सुन के कुछ ना कुछ तो ईमान आ ही जाएगा ना उनके अंदर। exactly. कुछ तो खौफ खुदा उनके अंदर। हर किसी को अपना पार्ट जो है वो प्ले करना है, वो प्ले करना है। आई एग्री विद दिस। तो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स आप हमें रेकमेंड करेंगी हमारे लिए, ताकि हम उससे फिर ये सवाल कर सकें कि बीबी अगर आप नहीं करती तो आप शुरू कर देंगे। लेट्स सी इफ दे वांट टू कम। ये खौफ खुदा में शुरू कर दें, ये एक नेक राह में शुरू कर दें, ये एक सदका जारिया है, ठीक है। अगर उसके पास महीने की 30 पेशेंट आती हैं तो उसने रोज़ की एक जो है ना नेकी कमा ली, रोज़ में उसने एक नस्ल को संवार दिया, उसकी फैमिली को 30 फैमिलियाँ संवर गई तो कितनी बड़ी बात है। एक महीने के अंदर अगर 30 फैमिलीज़ को संवार रही है एक मिनिमम लेवल पे तो कितनी बड़ी बात है। 30 घर उसने जोड़ दिए, 30 घरों को जोड़ दिया, सास को जोड़ दिया, नंद को जोड़ दिया, बहू को जोड़ दिया, सबको एक कर दिया, शोर को जोड़, उनके ब्रेन वॉश हो गए, उनके अंदर ये एक पॉजिटिव चेंज आ गया। पॉइंट ये है कि ये जहाँ हर जगह पर हर एक अपना अपना रोल है। जहाँ हम खवातीन के राइट्स की बात करें तो वहाँ पर ये रोल डेफिनेटली डॉक्टर्स का भी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सोबिया, प्रोग्राम का टाइम चूँकि बिल्कुल ही बल्कि एंड से भी ऊपर हो चुका है और हमें बोलते हुए बातें करते हुए पता बिल्कुल नहीं चला, ठीक है, वो मेरी वही पुरानी आदत, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो वंस अगेन वी आर थैंकफुल टू यू। लास्ट में कोई इस प्रोग्राम के हवाले से कोई आपके कमेंट्स, कोई चीज़ हमारे चैनल के हवाले से, अनविलिंग स्टार के हवाले से आप पास ऑन करना चाहें? नो, आई थिंक नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये अच्छी बात है कि कॉमन पीपल जो है वो आगे यहाँ आपके साथ डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, प्रिविलेज भी आते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं जो इन रियल सेंस सेलिब्रिटीज़ हैं, तो वो भी आते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर सोशल डिबेट्स होती रहेंगी तो वी कैन होप फॉर गुड, वी होप फॉर चेंज, वी होप फॉर चेंज, कि हो सकता है कि चेंज आए, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है, इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहें और सोशल डिबेट्स होती रहें, सोशल इश्यूज़ पे बात होती रहे और लोगों को माइल किया जाए अच्छाई की तरफ, तो ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। और देखें, एक मैंने पोस्ट एक चीज़ पढ़ी थी कि जो है ना, देखें, इंसान से वो सवाल मत करो जो खुदा ने करने, ठीक है। खुदा ने ये सवाल, ठीक है, हाँ ना, इंसान से वो सवाल जैसे कि आपने पर्दा क्यों नहीं किया, नाखून क्यों नहीं काटे, टोपी क्यों नहीं पहनी सर पे, ये खुदा ने पूछने। आप इंसान से वो सवाल करो जो इंसान को इंसान से करने चाहिए। जैसे तुमने खाना खाया, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हारा मूड तो अच्छा है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, ये इंसानों वाले सवाल आप इंसानों से करें, खुदा को अपने सवाल खुद कर लेगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, वी आर थैंकफुल फॉर डॉक्टर सोबिया, जिन्होंने माशाल्लाह प्रोग्राम के अंदर लास्ट वाला मैसेज इन्होंने जो ड्रॉप किया है, लास्ट वाला मैसेज जो इन्होंने हम सब के लिए दिया है, उसने हम सब के दिल जीत लिए। देयर इज़ नो डाउट, इस वादे के साथ कि आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।